चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्लास में हम पढ़ाए थे ना कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता है या एक नगरीय सभ्यता है कि नहीं। तो पहला क्लास में हम बताए नहीं थे कि कैसे कह सकते हैं कि वो एक शहरी सभ्यता है या एक वो नगरीय सभ्यता है कि नहीं, है ना। तो पर आज हम आपको बताएंगे हम, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता कैसे एक नगरीय या शहरी सभ्यता है, हम लोग को क्या क्या साक्ष्य मिला या किन किन प्रमाणों के आधार पे हम लोग हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के जीवन के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का जीवन कैसा था, उन लोग अपने समाज में कैसे रहते थे, तो उन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का अंतिम संस्कार कैसे होता था, है ना, जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था या पक्षियों को खाने के लिए रख दिया जाता था। इन सारे बातों को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी हुआ है वो सिर्फ पुरातात्विक सामानों की मदद से हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी हुई है वो सारा जानकारी हम लोग को सामानों के मदद से, प्रमाणों के मदद से हुई है, ठीक है, कुछ साक्ष्य के मदद से हुई है। इसके बारे में हम लोग को कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं या विद्वान हैं उन्होंने ही हम लोगों को इस सभ्यता के बारे में बताया है। और उनको कैसे जानकारी हुई होगी, तो उनको कुछ मतलब उनको साक्ष्य मिला है और वो लोग जो है साक्ष्य के आधार पर एक कहानी के जैसा या साक्ष्य से एक सटीक और अनुमान लगा के हम लोगों को बात बताएं। बस समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण, इस हड़प्पा सभ्यता को एक शहरी सभ्यता बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था, हड़प्पा सभ्यता की क्या था, नगर था, वो दो भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले हैं, सारे स्थल का जो नगर था ना वो दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, दो भागों में। एक ऊंचा जगह पे था और एक नीचा जगह पे था, ठीक है। तो ऊंचला जगह को कहा गया दुर्ग स्थल या दुर्ग नगरी। क्या कहा गया, दुर्ग नगर। क्या कहा गया, एक ही शहर है, ठीक। मान लेते इसी पर भी हम हड़प्पा के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हड़प्पा जो स्थल है उस स्थल में, है ना, जो हम लोग को शहर मिला है वो शहर दो भागों में बटा हुआ था। एक मतलब एक ही गांव है ना, इसमें ना पूरा गांव जो बसा हुआ है दो भागों में बसा हुआ है। एक थोड़ा सा ऊंचा है और एक थोड़ा सा नीचा है, ठीक है। चलो तो ऊंचा वाला जो नगर है इसको कहा गया है दुर्ग नगर और निचला वाला को कहा गया है निचला नगर, ठीक है। ऐसा हम लोग को ऊंचा वाला जो नगर है यहाँ से साक्ष्य मिला है कि यहाँ के जो लोग थे संपन्न लोग थे, अमीर लोग थे, धनी लोग थे, ठीक है। और इन लोगों का जो घर था, है ना, इन लोगों का जो पूरा कह सकते हैं एक नगर था, दोनों एक ही गांव था, ठीक है, लेकिन अलग भागों में बटा हुआ था। तो इन लोगों का जो नगर था वो चारों तरफ से बाउंड्री वाल किया गया था, घेराबंदी किया गया था। क्या किया गया था, घेराबंदी किया गया था। कोई दिक्कत इसमें है, नहीं है, घेराबंदी किया गया था। और साइड साइड में गड्ढा किया गया था, ठीक है। इन लोगों में गड्ढा करने का दो रीज़न हो सकता है। सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जो जंगली जानवर से है, जंगली जानवर जो है उनसे इन लोगों का बचाव होगा, समझ में आ गया होगा। और दूसरा रीज़न यह होगा कि जो भी हमलावर जो होगा, हमला करने वाले जो भी लोग होंगे उनसे इन लोगों को बचाव होगा। और नीचे जो लोग थे, नीचे जो यहाँ पे लोग रहते थे, ये लोग निचला नगर के जो लोग थे ये लोग श्रमिक थे, किसान थे या गरीब लोग थे, ये सब समझ में। और ये जो था चारों तरफ से घेराबंदी किया गया था, जो दुर्ग नगर था ये चारों तरफ से घेराबंदी किया गया था और इसके चारों तरफ से गड्ढा किया गया था, है ना, ताकि क्या हो कि ये लोग, है ना, जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे ये लोग और साथ साथ हमलावरों से ये क्या रहे, सुरक्षित रहे। इस वजह से गड्ढा किया गया था। बात समझ में आ गया। पर एक ऐसा स्थल है या एक ऐसा जगह है, हड़प्पा सभ्यता में बहुत से स्थल थे, है ना, तो एक ऐसा स्थल है जहाँ पे ऐसा चार दीवारी नहीं देखा गया है, चार दीवारी नहीं देखा है, सब एक साथ है, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कौन सा स्थल है जो घेरेबंदी नहीं किया गया था या किलाबंदी उसका नहीं किया गया था। तो चनहुद्रो नाम का
चनहुद्रो नामक एक ऐसा स्थल है ना, जिसमें घेराबंदी नहीं किया गया था। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है कि किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घेरेबंदी या किलेबंदी नहीं किया गया था। तो चनहुद्रो जो स्थल है इसमें घेराबंदी या किलेबंदी नहीं देखा गया था, या बाउंड्री वाल नहीं देखा गया था। ठीक है, इसकी खुदाई किसने की? तो गोपाल मजुमदार ने की थी। किसने की थी? मजुमदार, गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई की। कब की? तो 1931 में की। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है कि ये चनहुद्रो जो है ये किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। किस राज्य में है? तो ये सिंध राज्य में है। किस जिला में है? तो नवाबशाह जिला में है। किस नदी के पास में है ना? तो ये सिंधु नदी के पास में है। बात समझ में आया? तो यहाँ से सवाल इतना सारा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो चनहुद्रो जो है किस राज्य में है? तो ये सिंध राज्य में है। फिर पूछा जा सकता है किस जिला में है? राज्य में तो जिला होगा ना, किस जिला में है? तो नवाबशाह जिला में। फिर पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे है? तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे ये अवस्थित। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? दिक्कत है नहीं कि हड़प्पा सभ्यता में सभी स्थलों में घेरेबंदी किया गया था। जो दुर्ग नगर है उसमें किलाबंदी या घेराबंदी किया गया था, ताकि ये लोग शिकारी मतलब जंगली जो जानवर होते हैं उनसे इन लोगों का रक्षा हो सके, और हमलावर जो है उनसे ये सब सुरक्षित रहे। ठीक है, और ऐसा हम लोग को प्रतीत हुआ है, या जो साक्ष्य मिला है उसके आधार से हम लोग को पता चला है कि जो उजला नगर था ये लोग संपन्न अमीर लोग थे, और निचला जो नगर में जो लोग रहते थे इसमें गरीब लोग, श्रमिक लोग, मजदूर लोग, दास जो लोग हैं इसमें रहते थे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा स्थल है चनहुद्रो नामक एक ऐसा स्थल है जहाँ से हम लोगों को कोई भी घेराबंदी या किलाबंदी नहीं मिला है। चनहुद्रो का खोज किसने किया? गोपाल मजुमदार ने किया 1931 में। इसकी कहाँ पे खोज किया? तो ये पाकिस्तान के सिंध राज्य में और नवाबशाह जिला में। और इसके बाद ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसके नगर के बारे में जान लिए। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो घर मिला है इस घर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो घर मिला है ना, वो घर बहुत ही सोच समझ के बनाया गया होगा। वो घर लगभग सारे घर वहाँ के जो मिले हैं, है ना। देखिए घर का हम ड्राइंग बनाते हैं तो आप लोग सोचिए कि कितना कमाल का वो घर बनाया हुआ था। उन लोग का जो घर था, है ना, औरतों का, ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग, है ना, ऐसा उस घर को देखने से प्रतीत होता है कि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे औरतों को बहुत ज़्यादा इज्जत करते होंगे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते होंगे, है ना। सबसे पहले देख लीजिए उनका घर, है ना, तो ये मान लेते हैं पूरा घर है। ठीक है, ये गेट है। इसके बाद ओसारा होगा। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं ओसारा है, तो ओसारा का गेट यहाँ पे है, ये मेन गेट है, यहाँ पे ओसारा का ये गेट। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? ये बंद है, या कह सकते हैं किसी के घर में यहाँ पर भी खुला हुआ था, बीच में भी यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता का जो घर था यहाँ पर से पूरा दीवार था। क्या था? यहाँ पर से दीवार था। और फिर यहाँ पर से, यहाँ पर मान ले बंद है या खुला भी था। ठीक है, यहाँ तक दीवार है, और फिर यहाँ पर से इसका अपना रूम था। ठीक है, जो भी रूम बना दीजिए, सब में अपना अलग अलग रूम देखा गया था। ठीक है, ऐसा हड़प्पा सभ्यता में घर देखा गया था। अभी भी आप अपने गांव में पुराना ज़माने का घर देखिएगा तो ऐसा घर होगा कि एक पूरा बड़ा सा क्या होगा, बरामदा होगा या ओसोरा होगा, असोरा बोलते हैं। फिर उसके बाद एक लंबी सी दीवार होगी, फिर दीवार के जस्ट उधर, है ना, आंगन होगा, है ना। इस दीवार को क्यों खींचा गया था? ताकि आंगन में जो औरत लोग या फिर जो भी लोग बैठेंगे ना, तो दूरा पर वाला आदमी या बाहर का आदमी उसको डायरेक्ट ना देखे। तो कितना ज़्यादा सोच समझ के वो घर का बनाया था, है कि नहीं। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है ना कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे औरतों को कितना ज़्यादा सम्मान करते थे, है कि नहीं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को कहा गया है कि वो मातृसत्तात्मक, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था ना वो मातृसत्तात्मक था। मतलब यहाँ पे औरतों का बहुत ज़्यादा इज्जत किया जाता था, सम्मान ज़्यादा किया जाता, है ना। ये आधार है। और भी जो है कह सकते हैं कि इसका जो मेन गेट घर का होता था वो मेन रोड की तरफ कभी भी नहीं
खुला हुआ नहीं है। पर एक लोथल, एक जगह है लोथल, वहाँ पर सिर्फ है ना जो घर का जो मेन दरवाज़ा जो होता है या मेन जो गेट होता है वो सिर्फ रोड के तरफ खुला हुआ है। लेकिन और सभी स्थल से, जैसे कि हड़प्पा स्थल हो गया या मोहनजोदड़ो हो गया, वो सभी स्थल पे जो भी घर मिले उस सभी घर का जो मेन गेट है ना वो है ना घर के जो गली है ना, गली वाला जो रोड है ना उधर की तरफ खुला हुआ है, मेन रोड की तरफ नहीं खुला हुआ है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मेन रोड की तरफ से दो रीज़न हो सकता है कि मेन रोड की तरफ उस वक्त जो भी गाड़ी चलती होगी, जैसे कि बैलगाड़ी या कुछ भी चलती होगी ना, तो घर के बच्चा का एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब रोड पे चला ना जाए, ये रीज़न होगा। और दूसरा रीज़न ये होगा कि बाहरी जो लोग है ना, मेन रोड होगा तो बहुत लोग उस पे जाएंगे है ना, तो बाहरी लोग घर की औरतों को ना देखे, इस वजह से भी घर का जो मेन दरवाज़ा होता था वो गली की तरफ होता था। ठीक, इसका रुख कहते हैं, गली की तरफ होता था। यहाँ पे मान लेते गली है तो गली की तरफ होता था, लेकिन मेन रोड की तरफ नहीं होता था। बात समझ में आ गया। और इसे घर में अगर बात किया जाए जल का जो सिस्टम था, अब हम लोग इसके घर के जल के सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो इसके घर में पहले क्या क्या था ये जान लीजिए। इसके घर में शौचालय भी था, घर में शौचालय। अब यहाँ पे गाँव में अब बनने लगा है अब के समय में, पर हड़प्पा सभ्यता आज से 3500 साल पहले के समय में भी घर में शौचालय था। घर में शौचालय, घर में रसोई घर, घर में अन्नागार, भोजन को रखने के अनाज को रखने के लिए जो कोठी होता है ना, कोठी भी घर में देखा गया। स्नानागार जो होता है नहाने वाला बाथरूम भी देखा गया है ना, शौचालय भी देखा गया, रसोई घर भी देखा गया, उस समय के मतलब घरों में देखा गया है कि नहीं। और जल के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे ये लोग के समय में शहरों के जैसा पाइप वाला सिस्टम, घर में से गंदा पानी जो भी है, शौचालय में का गंदा पानी या मान लीजिए रसोई घर में का गंदा पानी या नहाए हैं, घर में कुआं भी देखा गया। बहुत घर में तो उसका पर्सनल जो कुआं भी देखा गया। तो जो निजी कुआं है तो कुआं में जो कुआं के पानी से जो नहाए हैं तो वो नहाने वाला जो गंदा पानी हो गया, वो सारा पानी घर में से पाइप के सहायता से वो गली के साइड में एक नाला बना होता था, इसके ऊपर पत्थर रखा रहता था और यहाँ पे आके ये मिलते थे। और ये जो होता था ये कच्चा नाला कह सकते, पक्का नहीं, परमानेंट नाला नहीं होता था। ये नाला दूर गांव में जाता था, एक बड़ा हौज में कह सकते हो मिल जाता था वो, और वो हौज का भी है ना साफ़ सफाई किया जाता था। इतना ज़्यादा ये लोग अभी को जो शहर है, जो स्टैंडर्ड शहर जो कह सकते हैं, वहाँ पे इस तरह का देखा जाता है। और ये आज से 3500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है ऐसा, ठीक है। और ये नाला है ना, ये नाला है ना, और नाला के कहीं कहीं पे बड़ा सा गड्ढा है, बड़ा सा मतलब हौज टाइप छोड़ा हुआ जगह, क्या छोड़ा हुआ है, और इस पर ढका हुआ है, ऐसा नहीं कि खुला है, इसको ढके हुआ है। और क्यों है, क्योंकि घर से अगर मान लेते हैं कि घर से कुछ भी बड़ा चीज़ आ जाता है पानी के अलावा, जैसे कि बाल आ गया या कह सकते हैं कपड़ा या कुछ भी गंदा चीज़ नहीं होता है, ख़राब चीज़ नहीं होता है, वो सब आ गया, सब्जी उब्जी अगर मान ले आ जाएगा तो ये पाइप बंद हो जाएगा ना। इसीलिए जगह जगह पर बड़ा बड़ा हौज छोड़ दिया गया था, कर दिया गया था, ताकि यहाँ से उस गंदगी को बाहर निकाल और इसको ढक दे। फिर ये जो ये इसका जो सड़क है, गली वाला सड़क है, ठीक है, मेन ये सड़क नहीं। फिर ये होते होते है ना, मान लो यहाँ पे मेन ये रोड है, ये मेन रोड है, ठीक है। तो ये मेन रोड के पास आके मिल जाता था। और गांव में कहीं पे बड़ा सा एक हौज होता था, बहुत बड़ा हौज होता था, सारे जगह का घर का जो पाइप होता था ना उसमें आके गिरता था और उसका साफ़ सफाई किया जाता था, ठीक है। और यहाँ का जो रोड होता था है ना, यहाँ का जो रोड होता था वो समकोण पर काटती हुई दिखाई पड़ता था। मतलब किसी को भी है ना कह सकते रास्ता के लिए कोई भी दिक्कत नहीं था। एक जाल पद्धति से बना हुआ था इसका रोड पूरा पे रोड फैला हुआ था। मेन रोड, कहीं पे गली वाला रोड है ना, मेन रोड, फिर इसके बीच में घर, फिर इसके बीच में घर, ये मान लेते हैं गली वाला रोड है, फिर यहाँ पे घर, सारे लोगों को है ना अच्छे से रास्ता का भी कोई दिक्कत नहीं था। और ये मेन रोड जो है इसका अगर मान लेते हैं, जो मेन रोड है ना, इसका अगर मोटाई देख लीजिए, मतलब चौड़ाई देखा जाए तो 9 मीटर चौड़ाई था, 9 मीटर। और अभी हम लोग का जो मेन रोड जो होता है उसका चौड़ाई देखा जाए तो है ना, अभी जो देखा जाए उसका चौड़ाई 4 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 4 मीटर, 3.8 मीटर, लगभग 4 मीटर जो होता है, 4 मीटर अभी जो हम लोग का जो मेन रोड होता है उसका चौड़ाई होता है। और हम लोग का जो 4 लेन जो रोड होता है, 4 लेन रोड जो होता है, कहने का मतलब कि
बड़ा सा जो रोड होता है, ये होता है, बीच में घास फूस होते हैं, फिर रोड होते हैं, इस इधर से दो तरफ आते हैं, इधर से लोग जाते हैं, ऐसा वाला जो रोड होता है, इसका टोटल अगर देखा जाए तो 15 मीटर ये टोटल होता है, जो 4 लेन रोड जो होता है। और नॉर्मली तो दो दो आए और दो गए, 4 लेन रोड हो गया। इसी तरह तो होता है 4 लेन। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है कि 2 लेन जिसको रोड बोला जाता है, तो वो ये हो गया, बहुत मतलब चौड़ा होता है, ऐसा नहीं, लगभग 7.5 मीटर का होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि बीच में लाइन होता है और ऐसे 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 मतलब आते हैं, मान लो आ रहा है ये, और इस जाने वाला होता है, इधर जा रहा है, इस तरह का रहा है। इसको 2 लेन रोड कहा जाता है, इसको 4 लेन रोड कहा जाता है। तो 2 लेन जो हम लोग का रोड होता है वो लगभग 7.5 मीटर का होता है, और ये जो होता है ये लगभग 15 मीटर का होता है। और जो अभी हम लोग का जो हाईवे जो है ये है, ये हम लोग अपना जो कह सकते हैं हाईवे, वो लगभग 4 मीटर का होता है। देख लो, मेन रोड हम लोग का जो है 4 मीटर का है। उस वक्त का जो मेन रोड होता था, है ना, ये जो होता था टोटल 9 मीटर में होता था। और ये सड़क वाला कह सकते हैं ये गली वाला जो रोड होता था, ये 4 मीटर, 3 से 4 मीटर लगभग होता था। उस वक्त के रोड के बारे में बता रहे हैं, बस समझ में ये होता था। मतलब देख लो कितना अच्छा से ये लोग पूरा प्लानिंग के साथ ये लोग का पूरा गांव बसा हुआ था। ऐसे नहीं कि जैसे मन करे वैसे घर, नहीं, यहाँ पर जैसे मन करता वैसे घर बन जाता है, तो बना लेते, पर यहाँ पे पूरा प्लानिंग के साथ बना हुआ था। सारे लोगों को रास्ता था, घर में जो सिस्टम था, वो घर के औरतों लोग जो यहाँ पे मान लें आंगन है, तो आंगन में जो औरत लोग बैठे हुए हैं, बाहरी लोग उसको ना देखे, है ना। घर में किचन है, बाथरूम है ना, उसके बाद शौचालय है, फिर उसके बाद कोठार है, अन्नागार, जिसमें रखा जाता है अनाज रखा जाता है, वो सब घर में है। फिर घर में से नाली निकला हुआ है, पाइप निकला हुआ है, अंडरग्राउंड पाइप निकला हुआ है, ऐसा नहीं कि दिख रहा है, अंडरग्राउंड पाइप निकला हुआ है। ये गली में आके मिल जाते हैं, और बीच में बड़ा बड़ा हौज है, ताकि उसको ढका भी हुआ है ताकि इसको साफ़ सफाई किया जाए। तो ये लोग साफ़ सफाई के बारे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, और रोड का जो है साफ़ सफाई किया जाता था। और मेन रोड के बारे में अगर बताया जाए तो मेन रोड में मोहनजोदड़ो से देखा गया है कि मेन रोड के साइड में कहीं कहीं पे गड्ढा देखा गया। मान लेते हैं ये वाला मेन रोड है, ठीक है, तो मेन रोड के साइड में कहीं कहीं गड्ढा देखा गया है, और भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा नहीं यहाँ है फिर 50 मीटर बाद होगा, फिर 20 मीटर बाद होगा, ऐसा नहीं, एक क्रम में देखा गया है कि हाँ यहाँ पे है, फिर जितना दूरी है फिर आगे उतना ही दूरी, फिर आगे इतना ही दूरी, लगभग मान लेते हैं कि 10-10 मीटर की दूरी पर रखा गया हुआ था, है ना। मीटर नहीं दिए हुआ है, लेकिन मान लेते हैं, है ना, कि एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रमबद्ध गड्ढा खोना गया था। क्यों गड्ढा खोना गया था? उस वक्त तो वो कूड़ेदान रहा होगा, पर हम लोग को अभी गड्ढा का साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर जो रोड होते थे ना, कच्ची ईंट का बना होता था, और इस रोड में जो भी कूड़ा कचरा होता था, सारे ये लोग इस कूड़ेदान में डालते थे। इतना ज़्यादा साफ़ सफाई के मामले में ये लोग ध्यान देते थे। और एक और ख़ास बात है, मोहनजोदड़ो से मिला गया है कि चबूतरा बनाया गया था रोड के साइड। अभी भी रोड के साइड बनता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पे लोग आराम करते हैं या गाड़ी आके रुकती है। तो उस वक्त के रोड के साइड में, मेन रोड जो था, मुख्य सड़क जो था, उसके साइड में चबूतरा देखा गया है। हो सकता है यहाँ पे वे लोग कुछ बेचते होंगे या आराम करते होंगे। भिंडा जिसको कहते हैं या चबूतरा कहते हैं, ऊंचा बनाया गया था। तो इतना सिस्टम है। तो ये सब देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये लोग शहरी जीवन जीते थे, गाँव वाला जीवन नहीं जीते थे। प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन लोग का जो ईंट के बारे में अगर बात किया जाए, है ना, इन लोग के ईंट के बारे में अगर बात किया जाए, इन लोग के अगर बीच में नहीं होता है, अगर इन लोग का जो ईंट के बारे में बात किया जाए, तो उसका लंबाई जो देखा गया है वो लगभग 27.94 सेंटीमीटर, 94 सेंटीमीटर ईंट का लंबाई था। ठीक है, अगर ऊंचाई देखा जाए, इस ईंट का अगर ऊंचाई देखा जाए, है ना, तो लगभग जो था 13.97 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई था, चौड़ाई था। क्या ये चौड़ाई है? ठीक है, अगर ऊंचाई देखा जाए, अगर इसका ऊंचाई देखा जाए, ये वाला अगर ऊंचाई देखा जाए, तो 6.35 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई था। देख लीजिए, ईंट का इतना लंबा बड़ा, इतना बड़ा ईंट। और अभी के ईंट के बारे में देखा जाए, ये हड़प्पा सभ्यता का ईंट है, ठीक है, हड़प्पा का ईंट। अगर अभी का प्रेजेंट का अगर ईंट देखा जाए, ठीक है, प्रेजेंट का ईंट देखा जाए, इसका लंबाई अगर देखा जाए सेंटीमीटर में अगर देखा जाए,
है ना। तो ये 19 सेंटीमीटर देख सकते हैं। अभी का जो ईंट जो होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी का बता रहे हैं, सबका अलग 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 ईंट का लगभग रहता है, किसी का 20 किसी का 18 रहता है, ठीक है। उस हिसाब से प्राइस भी रहता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो होगा ना इंडिया का कि ईंट का इतना साइज होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड जो होता है ईंट का जो 19 सेंटीमीटर होता है ईंट का, समझ में आया? फिर उसके बाद अगर देखा जाए इसका अगर कह सकते हैं कि चौड़ाई देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो इसका जो चौड़ाई है 12 से 13 सेंटीमीटर होता है, 12 से 13। अगर ऊंचाई देखा जाए 9 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई होता है। इतना अभी के ईंट का है, पर उस वक्त ईंट का देखिए कितना होता है ये, ठीक। इंच में देखा जाए तो लगभग इसका ऊंचाई 4.5 बोलते हैं ना, 4.5 इंच का है ये दीवार है ना ये। तो ये सब इसके ईंट के बारे में अगर बात किया जाए तो ईंट भी देखिए कितना बड़ा बड़ा ईंट होता था। इतना सिस्टम हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जाने। फिर हड़प्पा सभ्यता से एक अन्नागार भी देखा गया। अन्नागार मतलब कह सकते हैं कि कोठी, कोठार जिसको बोलते हैं जिसमें अनाज रखा जाता है वो। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है, तो सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है ना। तो उस अन्नागार के बारे में हम बताते हैं थोड़ी सा, है ना। सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला है, सबसे बड़ा जो अन्नागार मिला कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। अगर उसकी ऊंचाई चौड़ाई के बारे में बात किया जाए, अन्नागार क्या होता है जिसको कोठी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कोठी या कोठार जिसमें अनाज रखा जाता है। तो सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में भी देखा गया। हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा जो स्थल है वहाँ पे दुर्ग वाला जो स्थल था वहाँ पर भी 12 गो है ना कोठार देखा गया है, मतलब अन्नागार देखा गया। छोटा छोटा था, 12 को देखा गया, एक लाइन में 6 एक लाइन में 6 था। और वो 6 ऐसा नहीं कि ज़मीन पर रखा हुआ था, नहीं, ईंट का चबूतरा बनाया हुआ था। ईंट का जैसे कि इसी का बता देते हैं कि अन्नागार मोहनजोदड़ो को बताए थे। ईंट का पहले चबूतरा बनाया गया था, इस चबूतरा पे बड़ा सा कोठी बनाया गया था, रखा गया था इस पर, आईसी में अनाज रखा गया था। और ऐसा नहीं कि बना दिया, इसमें निकालने अनाज को डालने का सिस्टम था, निकालने का सिस्टम था, अलग सिस्टम था, है ना। और फिर इसके बाद इसमें हवा जाने का भी सिस्टम बनाया गया था ताकि अनाज खराब ना हो। इतना ज़्यादा वो लोग है ना डेवलप्ड था वो लोग, समझ में आया। तो इसमें हवा जाने के लिए भी कुछ सिस्टम बनाया गया था ताकि इसमें हवा जाए, अनाज खराब ना हो। निकालने का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना इसमें कह सकते हैं कि दिमाग लगा के वो बनाया हुआ था ताकि इसमें से सामान को निकाला जाए, डाला जाए, वो समझ में आया। इसकी अगर ऊंचाई के बारे में बात किया जाए तो लगभग ये था 46 मीटर इसका ऊंचाई था, 46 मीटर। और चौड़ाई के बारे में बात किया जाए ये जो था 23 मीटर था, इतना ऊंचा था ये। मोहनजोदड़ो से मिला है और नॉर्मली जो था कम था। इतना समझ में आया। तो ये अन्नागार के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। फिर अगर इसके बाद अगर बात किया जाए तो सब बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है। स्नानागार हड़प्पा सभ्यता से है ना, स्नानागार भी मिला। स्नानागार घर में मतलब कह सकते हैं रहता था, लेकिन सबसे बड़ा स्नानागार ये भी मोहनजोदड़ो से मिला हो। स्नानागार मतलब कह सकते आज का स्विमिंग पूल, उस ज़माने में स्विमिंग पूल भी था, स्विमिंग पूल का बनाया हुआ था, कह सकते हैं स्विमिंग पूल। मतलब इतना ज़्यादा वो लोग डेवलप्ड था, है ना। इसका अगर लंबाई चौड़ाई स्विमिंग पूल के बारे में बताया जाए, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का ऊंचाई चौड़ाई बता देते हैं, ठीक है। तो लगभग मोहनजोदड़ो से जो मिला है ना, उसका ऊंचाई देखा जाए, लंबाई था 39 मीटर, इसका लंबाई 39 मीटर नहीं होगा, 39 फीट, 39 फीट इसका लंबाई था। चौड़ाई अगर देखा जाए, इसका चौड़ाई अगर देखा जाए, ये वाला चौड़ाई जो देखा जाए तो 23 फीट था, समझ में। 39 फीट लंबाई था, इतना लंबा था। अगर चौड़ाई देखा जाए तो 23 फीट था, समझ में। स्विमिंग पूल का जो लंबाई चौड़ा नहीं होता चारों तरफ का, तो लंबाई था 39 फीट, समझ में। अगर देखा जाए चौड़ाई जो था 23 फीट था स्विमिंग पूल का, है ना। और गहराई देखा जाए तो गहराई देखा जाए तो 8 फीट था, समझ में। 8 फीट इसका गहराई था, है। और इसमें उतरने के लिए भी है ना सिस्टम बनाया हुआ था। उत्तर में और दक्षिण में, ये उत्तर है ना ये, और ये दक्षिण है ना, इस दिशा में इस
स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ी बनाया था ये, इतना बड़ा था, अभी पोखर कोई देखा सीढ़ी बनाया हुआ था इसमें उतरने के लिए, है ना। उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर में और दक्षिण दिशा में सीढ़ी बना हुआ था, और इसमें कच्चा ईंट से पूरा बना हुआ था, है ना। कच्चा ईंट से पूरा बना हुआ था, और उस पर, है ना, बिटुमीन का लेप लगाया गया था, जिससे वो पक्का ईंट के जैसा दिखाई पड़ता था, पक्का ईंट जैसा हो जाता था। बिटुमीन का लेप लगाया हुआ था उस पर। मतलब इन लोग का जो कह सकते हैं स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, ये सब है ना उत्तम कोटि का था, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ये लोग का था, इतना ज़्यादा ये लोग डेवलप्ड था। ठीक है, फिर अगर बात किया जाए, है ना, ये जो स्नानागार जो था, ये बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं जो उत्सव होता था, या कह सकते हैं कि त्यौहार होता था, है ना, उत्सव पे त्यौहार पे इसको खोला जाता था, मनोरंजन के लिए इसको खोला जाता था, है ना। और समझा गया होगा। तो ये सब जो हो गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जाने, इसमें कोई दिक्कत किसी को, है ना। और हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला, है ना, पुरोहित का आवास मिला, पुरोहित का आवास मतलब घर मिला, पुरोहित का घर मिला हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता नहीं, राजा वजा इस वक्त सिस्टम नहीं था, हाँ, पर इस वक्त का जो समाज, बताते हैं सब बताएंगे, इस वक्त का जो समाज था, है ना, आगे से बताने वाले थे पर अभी जान लीजिए। इस वक्त का जो समाज था, हड़प्पा सभ्यता के वक्त जो समाज था, है ना, ये कह सकते हैं वर्गों में बटा हुआ था। अभी का जो हम लोग का समाज कह सकते हैं वो जन्म के आधार पे बटा हुआ। जन्म हिंदू में हुआ तो वो हिंदू कहलाएगा, मुसलमान में हुआ तो वो मुसलमान कहलाएगा, जिस जात में जिस धर्म में उसका जन्म होगा वो कहलाएगा। तो अभी का हमारा समाज जो बटा हुआ है जन्म के आधार पे बटा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वक्त का जो समाज बटा हुआ था वर्गों के आधार पे बटा हुआ था। प्रमाण पूरा पक्का साक्ष्य तो नहीं मिला, पर जितना साक्ष्य मिला उस आधार पे वैज्ञानिकों ने हम लोगों को बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो, है ना, वर्गों में बटे हुए थे। मतलब वहाँ से पुरोहित वर्ग को देखा गया, है ना, उसके बाद ये व्यापारी जो वर्ग को देखा गया, मजदूर श्रमिक वर्ग को यहाँ से देखा गया, ना। तो इसका समाज वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। इसके बाद का जो हम लोग काल पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता जो पढ़ेंगे, है, तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे या समाज थे वो, है ना, कर्मों के आधार पे बटा हुआ था। अगर पूजा पाठ कर रहा है तो उसको पुरोहित कहा गया, अगर वो व्यापार कर रहा है तो उसको वैश्य कहा गया, अगर वो मजदूरी कर रहा है उसको क्षुद्र जात कहा गया, अगर वो मारपीट कर रहा है योद्धा है उसको क्षत्रिय कहा गया, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन लोग का जो समाज बटा हुआ था कर्म के आधार पर बटा हुआ था, और अभी का जो समाज बटा हुआ है वो जन्म के आधार पर बटा हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता का जो समाज बटा हुआ था वो वर्ग में बटा हुआ था, वर्गों के आधार पर बटा हुआ था। बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ से पुरोहित आवास मिला। अब पुरोहित आवास जो मिला है वो बड़ा सा स्नानागार के पास में मिला है, इससे हमें कह सकते हैं कि जो पुरोहित जो था इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता होगा, माना मतलब प्रथम स्थान इसका रहा होगा, ठीक है। फिर इस हड़प्पा सभ्यता से हमें मिला क्या है, इस हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों को, है ना, गोदीवारा मिला है। गोदीवारा जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, या पत्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, पत्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब पानी वाला जो जहाज होता है ना उसका स्टैंड जो होता है ना उसी को बंदरगाह या गोदीवारा या पत्तन कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में ये भी मिला है, ठीक है, बंदरगाह भी मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा या कह सकते हैं बंदरगाह का जो प्रमाण मिला है वो लोथल से मिला है, क्योंकि लोथल जो था व्यापारिक केंद्र था, वहाँ से व्यापार किया जाता था, ठीक है। और लोथल का ही जो घर बना हुआ था, जो मेन गेट था ना, वो ये मेन गेट जो घर का है ना वो यहाँ मेन रोड के तरफ खुला हुआ था, ताकि व्यापार जो किया जाए तो घर से डायरेक्ट ही व्यापार हो। इस वजह से हो सकता है जल्दीबाजी में हो काम हो, इस वजह से इसका जो गेट था डायरेक्टली रोड की तरफ था। और भी जो स्थल से जो मिला है सबका जो गेट जो था ना वो गली वाले सड़क की तरफ था, मेन रोड की तरफ नहीं था। इतना बात समझ में आया? किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो यहाँ से गोदीवारा मिला है, बंदरगाह मिला है, पत्तन मिला है। और बात कहा जाए तो यहाँ से ना कोई भी धार्मिक चीज़, धार्मिक जो स्थल होता है ना, तो कोई भी धार्मिक स्थल नहीं मिला है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर जो भी बोलते हैं ना, ये सब कोई भी स्थल यहाँ से नहीं मिला है। बात समझ में आ गया होगा ना? तो धार्मिक स्थल यहाँ से मिला है? नहीं मिला है। तो यहाँ पे इस सभ्यता के बारे में इतना सारा विशेषता है। तो इन सारे विशेषता से आप लोग खुद बताइए कि एक कैसा सभ्यता रहा होगा? शहरी सभ्यता रहा होगा। मतलब एक पूरा जो शहर में, अभी के जो शहर में देखा जाता है वो आज से 3500 साल पहले शहर में देखा गया था। बात समझ में? आज का जो रोड हो गया वो लगभग
8 मतलब 4 मीटर चौड़ा होता है, लेकिन उस वक्त का जो मेन रोड होता था 9 मीटर चौड़ा होता था। सड़क वाला जो रोड होता था वो 3 से 4 मीटर होता था। ईंट के बारे में भी देखा जाए तो बड़ा बड़ा ईंट होता था। घर का जो बनावट भी होता था तो वो इस हिसाब से घर का बनावट होता है ताकि घर के औरत लोग को, बाहरी लोग को ना देख पाए। घर में नाली का पाइप का सिस्टम होता था, वो भी अंडरग्राउंड। वो नाली में आके मिलता था और नाली के बीच बीच में बड़ा बड़ा एक हौज टाइप खोल बना दिया जाता था, उसको ढक भी दिया जाता था। तो वो लोग स्वच्छता के मामले में भी बहुत आगे थे, ठीक है। और लोग ये टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे थे वो लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जल के बारे में जान लिए, हड़प्पा सभ्यता के जो सड़क है, सड़क के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जल के बारे में जाने, फिर उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के बारे में जान लिए। सबसे बड़ा स्नानागार, बृहद स्नानागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर सबसे अन्नागार भी सबसे बड़ा जो मिला है वह भी मोहनजोदड़ो से मिला। अन्नागार के बारे में जान लिए। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता से गोदीबाड़ा, बंदरगाह, पत्तन ये सब मिला है। फिर पुरोहित का घर मिला है, और हाँ सभा भवन भी मिला है, मतलब मीटिंग करने वाला घर भी मिला है। तो मीटिंग करने वाला घर जो मिला है, इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते कि हो सकता है यहाँ पे ये लोग बैठ के कैसे राज्य को चलाना है, क्या करना है, इसके बारे में बात करते होंगे, है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक इकाई रहा होगा, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब वाला व्यवस्था वहाँ पे जरूर रहा होगा, ठीक है। तो इन सबसे स्पष्ट हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों में, है ना, वहाँ पे प्रशासनिक इकाई रहा होगा, मतलब नगर निगम या नगर पालिका ये सब वहाँ पे रहा होगा। पर हम लोग को पूरा पक्का प्रमाण नहीं मिला, पर इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि इतना जो सुव्यवस्थित से जो पूरा बनाया गया है, इसको पूरा नियंत्रण करने वाला कुछ ना कुछ तो होगा ना, है ना। तो सभा भवन मिला है, यहाँ पे बैठक होती होगी तभी तो सभा भवन है, इसलिए इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रशासनिक इकाई रहा होगा, ठीक है। और यहाँ का जो रोड बना हुआ था एकदम समकोण पे काटती थी, इस वजह से इस पूरे को जाल पद्धति कहा गया है या ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के, है ना, सामाजिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका रहन सहन ये कैसा था, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना, क्या काम करते थे, इन सारे बातों को अब हम लोग जानेंगे। बात समझ में आ रही हो रही, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, है ना, वो सबसे पहले जान लीजिए कि वो लोग एक परिवार के साथ रहते थे और वो लोग मातृसत्तात्मक थे। कैसे थे वो लोग, मतलब औरतों को वो लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करने वाले थे, ठीक है। फिर उसके बाद बताया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। शाकाहारी कैसे थे, तो क्योंकि यहाँ से हम लोग को अनाज का साक्ष्य मिला है, गेहूं का, भुस्सी का, चावल का, इन सारे चीज़ का साक्ष्य मिला है, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी थे, है ना। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों को एक मुहर मिला है। क्या मिला, मुहर नहीं होता, मुहर, तो मुहर मिला है, जिस मुहर पे बनाया गया था, है ना, हिरण को मारते हुए, तीर से मारते हुए ऐसा चित्र उस मुहर पे बनाया गया था, है ना। इससे हम लोग को पता भी चल रहा है कि वो लोग शिकार भी करते थे, हिरण को, सूअर को, बैल को, उसके बाद बकरी को, है ना, कुत्ता को तो पालतू बनाए हुए थे, पर इन सब जानवरों को वो लोग शिकार करके खाते थे। बात समझ में आ गया। चलिए, बैल को मेरे ख्याल से बैल को वो लोग नहीं खाते होंगे, क्योंकि उस वक्त बैल जैसा एक जानवर था जिसको वो लोग पूजते थे, हाँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे धार्मिक जीवन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे हम। इतना तक में किसी को दिक्कत है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया जाए तो ये लोग आभूषण के भी शौकीन थे। आभूषण मतलब ज्वेलरी, गहना जेवर भी ये लोग पहनते थे। यहाँ से हम लोगों को खुदाई के दौरान यहाँ से कान में का, नाक में का जो
फिर कान में का जो बाली नहीं होता है, नाक में का कान में का बाली मिला है, गर्दन में का कंठहार जिसको बोला जाता है कंठहार मिला है, कर्ण में का कर्णफूल मिला है, अंगूठी मिला है हम लोग का यहाँ से, बड़ा बड़ा अंगूठी भी यहाँ से हम लोग को मिला है। फिर उसके बाद कह सकते हैं हंसुली मिला है, कड़ा मिला है हम लोग को, है ना। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग को यहाँ से आभूषण मिला है, ठीक है। तो कर्णफूल कह सकते हैं, उसके बाद कंठहार, हंसुली, करधनी, फिर उसके बाद कान में का बाली, नाक में का बाली, अंगूठी, इन सारे चीज़ के लोग मतलब कह सकते हैं सिंपल सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग आभूषण के भी शौकीन थे। बात समझ में आ गया होगा। फिर अगर हड़प्पा सभ्यता में अगर श्रृंगार के बारे में बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे श्रृंगार सजने संवरने के भी ये लोग शौकीन थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला, पाउडर मिला है, लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, शीशा मिला है, फिर उसके बाद बोला जाए तांबा का मिरर आईना मिला है। फिर उसके बाद कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता से, है ना, ये सब चीज़ मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। कंघी, हाँ कंघी भी मिला हड़प्पा सभ्यता से। मतलब आज के जैसे जो लोग हैं ना, जो करते ना वैसा चीज़ उस वक्त रहा होगा, पर कुछ कुछ जो बचा है तो जिस वजह से हम लोग सारे चीज़ को नहीं कहते हैं, जो मिला है उसी आधार पे कहते हैं कि हाँ ये लोग के ये शौकीन थे, ये लोग करते थे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी के जो लोग अभी जो सजने संवरने का जो जितना सारा चीज़ है इतना तो नहीं होगा, लेकिन अभी एक जो कह सकते हैं कि मिडिल घर में जो होता होगा सजने संवरने का चीज़, इन लोग के पास ज़रूर है कि रहता होगा। अभी जो आ गया आईलाइनर, जो किस आ गया, ये सब तो नहीं होता होगा, लेकिन एक नॉर्मली जो मेकअप का जो सामान होता है वो सारा कुछ रहा होगा। पाउडर जब था, लिपस्टिक जो था, उसके बाद काजल तब था, तो वो ये सब हो ही गया है कि नहीं। ये काजल ये लोग करते ही थे, देखिए। तो श्रृंगार करने के भी ये लोग बहुत ज़्यादा शौकीन थे, आभूषण भी ये लोग आभूषण के भी शौकीन थे, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम इसके बाद अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में, है ना, अब हम लोग इसकी मनोरंजन के बारे में बात किया जाए, है ना। तो मनोरंजन में ये लोग क्या करते थे, मनोरंजन के रूप में ये लोग डांस भी करते थे, गाना भी गाते थे, है ना। गाना का हम लोग को का भी साक्ष्य मिला है, गाना का साक्ष्य मिला ही होगा तभी तो वो लिखा गया है, लेकिन डांस का साक्ष्य हम लोग को मिला है ना। एक नाचती हुई लड़की का चित्र मिला है मोहनजोदड़ो से, चित्र मतलब नहीं, मतलब पुतला मिला है नाचती हुई लड़की का। तो डांसिंग गर्ल, ब्रोंज का, कांसा का नाचती हुई लड़की का पुतला मिला है मोहनजोदड़ो से, है कि नहीं। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये लोग मनोरंजन के रूप में डांस करते थे, नृत्य करते थे, मतलब नृत्य मतलब क्या कर सकते हैं, वही डांसर ना करते थे, गाना गाते थे। और मनोरंजन के रूप में ये लोग पक्षी में मतलब पशु पक्षी में लड़वा के भी ये लोग मनोरंजन करते थे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण ये लोग खेल खेलते थे, पासा का ये लोग भी खेल खेलते थे, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पासा किस काल से संबंधित है। पासा जो खेल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। बस समझ में आ गया होगा। लोग पासा का खेल खेलते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे। फिर उसके बाद बृहद जो स्नानागार था, इसको त्योहारों पर, उत्सव पर मनोरंजन करने के लिए खोल दिया जाता था। हो सकता है रेस उस लगाता होगा, प्रमाण नहीं मिला, पर हो सकता है जब उत्सव पे खोला जाता होगा तो क्या करने के लिए, सब नहाएगा, रेस लगाता होगा। नॉर्मली हम लोग को साक्ष्य नहीं मिला रेस लगाने का, लेकिन एक बात बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये सब चीज़ से वो लोग मनोरंजन करते थे, ठीक है। और वो लोग शिकार भी करते थे, बता चुके हैं कि सिक्का से हम लोग को हिरन को तीर से मारते हुए मिला है, और मछली का कांटा भी मिला है। बनावली नामक एक स्थल है जो वहाँ से मछली का कांटा भी मिला है। बनावली कहाँ है, तो ये हरियाणा के हिसार जिला में, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। स्थल के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी सिंपल सा समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो मनोरंजन में मछली भी पकड़ते थे, या कह सकते शिकार करते थे या पकड़ते थे, हिरन का शिकार करते थे। मछली का जब वहाँ से कांटा मिला है, मछली को फंसाने वाला जो कांटा नहीं होता है, इससे काट जिसे भी होता है, तो मछली का कांटा भी मिला है। इससे समझ में आ रहा है कि वो लोग मछली भी पकड़ते थे, वो भी बंसी क्या बोलते हैं हम लोग, वही ना बोलते हैं, हाँ। तो इन सब से वो लोग पकड़ते थे। तो ये सब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानी। लगभग अभी हम लोग का जैसा है उस हिसाब से आज से 35 साल भी था, सेम नहीं था लेकिन लगभग था। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता, काफ़ी देर से हो गए ना लगभग, चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के, है ना, धार्मिक जीवन के बारे में जान लेते हैं, ठीक। ये सबको हम शॉर्टली लिख रहे हैं, नोट्स में लिखा होगा,
है, या नहीं लिखा होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, या सुन रहे हैं उसी से अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ से हम लोग को मृग मूर्ति मतलब ना स्त्री मूर्ति मिला है, जिससे इतिहासकार या पुरातत्वविद जो है उन्होंने कहा कि ये हो सकते हैं कि ये लोग मातृ देवी के रूप में इसकी पूजा करते थे, जो आज भी मातृ देवी के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, गौरी के, चांदी के, सरस्वती के रूप में आज पूजा की जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में स्त्री मूर्ति मिली है, जिससे विद्वानों ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे मातृ देवी के रूप में इसकी पूजा करते थे, ठीक है। तो औरतों की इज्जत हो रहा है, पूजा भी हो रहा है, घर भी बना हुआ है, इसलिए इस पूरे सभ्यता को मातृसत्तात्मक कहा गया है। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बताया जाए तो यहाँ से हम लोगों को है ना एक सिक्का मिला है। क्या मिला है? एक सिक्का मिला है जिसमें 3 मुंह वाला पुरुष है, पद्मासन मतलब पद्मासन करते हुए योग के आसन पे बैठे हुए हैं। योग के योग के मुद्रा में वो उस सिक्का में बैठा हुआ है, जिसके बाईं ओर गेंडा और भैंस का चित्र बनाया गया है। गेंडा और भैंस का चित्र बनाया गया है, और दाईं तरफ हाथी और व्याघ्र मतलब हिरन जैसा जो कोई जीव है उसका चित्र बनाया गया है, ठीक है ना। तो जॉन मार्शल ने कहा है कि अभी हम लोग जो जानवरों के या पशु के जो देवता है शिव भगवान को मानते हैं ना, तो हो सकता है कि ये लोग मतलब वो जो चित्र सिक्का में जो चित्र मिला है ना, जो भी कुछ बना हुआ था ना, उनको जॉन मार्शल ने कहा है कि ये लोग पशुपति भगवान की पूजा करते थे उस चित्र के अनुसार, ठीक है। क्योंकि जानवर के या पशु के जो भगवान है वो पशुपति शिव है ना, इस वजह से जॉन मार्शल ने कहा है कि यहाँ के लोग शिवपति भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस भगवान के बारे में या किस भगवान की पूजा करते थे, तो शिवपति भगवान की पूजा वो लोग करते थे, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता से पीपल के वृक्ष की पूजा करने का साक्ष्य मिला है। फिर हड़प्पा सभ्यता से हवन कुंड, अग्नि कुंड, फिर उसके बाद नाग देवता की पूजा करने का साक्ष्य मिला है। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से सूर्य भगवान की पूजा करने का साक्ष्य मिला है। फिर उसके बाद पत्थर का, कांसा का लिंग मिला है, जिससे है ना लिंग की पूजा हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी, ठीक है। इतना तक में किसी को दिक्कत? धार्मिक जीवन के बारे में कोई दिक्कत है? और हड़प्पा सभ्यता से ताबीज़ भी मिला है, जंत्र मंत्र भी मिला है, मतलब वो लोग जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। कोई दिक्कत? तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में आप लोगों को दिक्कत है? नहीं, ठीक है। चलिए, तो एक सिक्का पे कैसा चित्र मिला है हम लोग को, है ना? तो एक सिक्का पे 3 मुंह वाले है ना एक मनुष्य का या पुरुष का चित्र मिला है, जिसके बाईं ओर गेंडा और भैंस है और दाईं ओर क्या है? दाईं ओर क्या है? हाथी और व्याघ्र मतलब हिरन जैसा कोई जी का चित्र बनाया गया है, जिससे जॉन मार्शल ने कहा कि ये पशुपति भगवान है। समझ में आ गया होगा? किसी दिक्कत नहीं? तो ये हम लोग इसके धार्मिक जीवन के बारे में जान लिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके है ना अंतिम संस्कार का जो नियम था ना, इस सभ्यता के जो लोग थे ना, अंतिम संस्कार कैसे करते इसके बारे में जान लेते, ठीक है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग है ना डेड बॉडी को, मृत शरीर को है ना पक्षियों को मतलब चील, कौआ, गिद्ध को खाने के लिए दे देते थे? या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे डेड बॉडी को मतलब शव को दफनाते थे, गाड़ देते थे ज़मीन में? या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो है ना मृत शरीर को जला देते थे? है, इसके बारे में हम जो लोग जान लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मृत शरीर को, डेड बॉडी को, मरा आदमी जो मर गया उसको क्या करते थे? 3 तरह से वो लोग इसका समाधिकरण करते थे, मतलब अंतिम संस्कार 3 तरह से करते थे। कितने तरह से करते थे? 3 तरह से। तो इन लोग का जो दाह संस्कार है, क्या है इन लोग का? दाह संस्कार जो है 3 तरह से है। जॉन मार्शल ने हम लोग को बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो लोग 3 तरह से अपना दाह संस्कार या अंतिम संस्कार करते थे, ठीक है। किसने बताया? जॉन
सर जॉन मार्शल ने हम लोग को बताया। उनको साक्ष्य मिला होगा, जिस साक्ष्य की मदद से जॉन मार्शल ने हम लोग को बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दाह संस्कार 3 तरह से करते थे। पहला बताया गया है पूर्ण समाधिकरण। समाधिकरण पहला क्या बताया? पूर्ण समाधिकरण, मतलब 100 को है ना जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो डेड बॉडी को, कह सकते हैं मृत शरीर को या शव को जमीन के अंदर दफन करते थे। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का आंशिक समाधिकरण भी करते थे। आंशिक समाधिकरण मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मृत शरीर को किसी ऊंचे जगह पर रख देते थे, है ना, ताकि जो पक्षी है उसको खा सके, जैसे कि कौआ, चील, गिद्ध उसको खा सके। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो आंशिक समाधिकरण, मतलब अंतिम संस्कार जो होता था ना, आंशिक समाधिकरण के रूप में भी वो लोग करते थे। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से, है ना, दाह संस्कार कर सकते हैं, है ना, दाह समाधिकरण या दाह संस्कार भी मिला है ना। मतलब शरीर को क्या कहते हैं, मृत शरीर को, शव को जलाने का भी साक्ष्य मिला है। तो इन तीनों तरह से हड़प्पा सभ्यता में, है ना, दाह संस्कार करने का, है ना, साक्ष्य मिला है। मतलब शरीर को दफन भी कर दिया जाता था और शरीर को किसी ऊंचे जगह पर रख दिया जाता था ताकि जो पक्षी है, कौवा, चील, गिद्ध जो है इसको खाए, और खाने के बाद जो बचता था उसको ये लोग गाड़ देते थे या दफन कर देते थे। ठीक है। और दाह संस्कार का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है, मतलब शव को जलाने का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है, और जलने के बाद जो बचता था उसको ये लोग दफन कर देते थे या गाड़ देते थे। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो दाह संस्कार है वो 3 तरह से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो दाह संस्कार है वो 3 तरह से किया जाता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूरे शरीर को दफन कर दिया जाता था, या पक्षियों को खाने के लिए दे दिया जाता था, या उसको जला दिया जाता था। इन तीनों तरह से किया जाता था। अब हम लोग को ये पता नहीं कि ये कौन वर्ग के लोग करते थे। पुरोहित वर्ग के लोग इन तीनों में से कौन करते थे, या व्यापारी वर्ग के लोग इन तीनों में से कौन करते थे, किस गरीब मजदूर जो लोग हैं उन तीनों में से कौन करते थे, ये इसका हम लोग को कुछ भी प्रमाण नहीं मिला है। बस हम लोग को इतना साक्ष्य मिला है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों का जो अंतिम संस्कार होता था इन तीनों तरीके से होता था। ये हम लोग को जॉन मार्शल ने बताया। उम्मीद करते ये सारा आपको अच्छा लगा होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई दिक्कत? हड़प्पा सभ्यता का जो घर का जो ये पूरा जाल पद्धति था, एक जाल के जैसा जो बनाया गया था, जो सिस्टम था, जो घर का, रोड का, सड़क का, ये सब जो था, ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी को ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ का ईंट का साइज, ये सब तो एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लिए। फिर अन्नागार जान लिए, फिर स्नानागार, अन्नागार, या इन लोगों का जो सामाजिक जीवन था इसके बारे में जाने। फिर इसके बाद इन लोगों का जो धार्मिक जीवन है इसके बारे में जाने। कोई दिक्कत किसी को? समझ एकदम आसानी से आ गया होगा, एकदम अच्छे से, है ना। एक कहानी के वे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो खान पान के बारे में जान ली। हाँ, एक लास्ट बात है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्या पहनते थे, उन लोग का पहनावा क्या था, इसके बारे में बताना भूल गए थे, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो, है ना, सूती कपड़ा पहनते थे जो सिला हुआ था। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सिला हुआ कपड़ा पहनते थे। ये भी कितना खास बात है कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सिला हुआ कपड़ा पहनते थे, वो भी कपास का, सूती का कपड़ा वो लोग पहनते थे। और ये सूती का व्यापार, है ना, यूनान, मेसोपोटामिया जैसे सभ्यताओं में इस यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से व्यापार किया जाता था। लोथल जो बंदरगाह है यहाँ से। ठीक है। और यूनान के लोग सूती को, कपास को, है ना, ये सिंधु सभ्यता का जो कपास था इसको सिंडोम कहते थे, सिंडोम कहते थे। कोई दिक्कत? तो हड़प्पा सभ्यता में ही सूती कपड़ा का उद्योग हो गया था, मतलब खोज हो गया था। सिंपल से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, कपास की खेती होती थी, कपास का प्रमाण मिला है। चलो, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ का सामाजिक जीवन ये सब समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग, हाँ, एक लास्ट बात फिर से
यहाँ पे जो विशेष पूजनीय जो था या फिर सबसे पवित्र जो माना जाता था वो कुभरदार बैल को माना जाता। कुभर निकला हुआ एक वृषभ था या बैल था जिसको एक श्रृंगीय बैल कहा गया। मतलब वो बैल के जैसा था लेकिन एक सिंग था, कुभर निकला हुआ था। कुभर तो बैल को निकला रहता है ना, तो बैल के जैसा कुभर निकला हुआ पर सिंग था एक, पर बैल को 2 सिंग होता है ना। तो वो ऐसा वहाँ के जो चित्र सिक्का में मुहर में दिखा गया है कि एक सिंग था और कुभर निकला हुआ था, इसलिए उसको कहा गया एक श्रृंगीय बैल या कुभरदार वृषभ, है ना, जो बहुत ज़्यादा पवित्र था और पूजनीय था, इसको पूजा करते थे। ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ से गाय के बारे में ये लोग गाय के बारे में बहुत कुछ, मतलब गाय के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। फिर गाय बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। गाय दूध, दही, पनीर, मक्खन, इतना चीज़ गाय से मिलता है, पर ये लोग गाय से परिचित नहीं थे। पर इसके बाद वाला जो काल आता है या समय जो आता है, वैदिक सभ्यता जो आता है, तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे गाय को पूजते थे क्योंकि वे लोग गाय से परिचित हो गए थे कि जो गाय है वो कितना फ़ायदा हम लोग को देती है। गाय से दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, इतना कुछ गाय से मिलता है कि नहीं। गाय के गोबर से भी, मतलब इतना कुछ गाय से फ़ायदा होता है। तो है ना, आगे का जो काल आया वैदिक सभ्यता में आया, तो वैदिक सभ्यता में बैल को नहीं पूजा जाता था, लेकिन गाय जो था विशेष पूजनीय था, ज़्यादा पूजनीय जो था या पवित्र जो पशु माना जाता था, है ना, वो गाय को माना जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पवित्र माना जाता था या विशेष पूजनीय जो था वो बैल, या कह सकते हैं एक श्रृंगीय बैल या कुभरदार वृषभ या बैल था ये। ठीक है, तो इसके हम लोग धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जान गए। उम्मीद करते हैं सारा आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो रोजी रोटी था, कमाई था, वो लोग कैसे करते थे, है कि नहीं। तो कह सकते पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, है ना, या हड़प्पा सभ्यता का जो वाणिज्य जो व्यापार था वो किस प्रकार का था। फिर हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जो जीवन था, राजनीतिक जीवन था। ठीक है, फिर हड़प्पा सभ्यता का कह सकते हैं जो हम लोग को लिपि मिला, लिखा हुआ चीज़ भी तो मिला लेकिन हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है, ठीक है, और लास्ट में हड़प्पा सभ्यता का सिंपल लिख देते हैं पतन। तो इन 5 या 6 जो टॉपिक है, एक और जो टॉपिक है कहीं छूट गया ना, इसको हड़प्पा सभ्यता क्या कर सकते हैं, शिल्प और कला। चलो, दूध, 4, 2, 6, इन 6 टॉपिक पे हम लोग कल अच्छे से जानेंगे क्या क्या है। शिल्प कला, आर्थिक जीवन, वाणिज्यिक व्यापार, राजनीतिक जीवन, हड़प्पा का लिपि, और लास्ट में जानेंगे कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, कैसे विनाश हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता पूरा लुप्त हो गया, कैसे गायब हो गया, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट डे, मतलब कल जानेंगे। और परसों हम लोग क्या जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जो भी प्रमुख स्थल है ना, कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ है, मतलब उसका खोज किसने किया, कहाँ पे वो है, किस देश में है, किस राज्य में है, किस जिला में है, किस नदी के किनारे है, फिर वहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है, इन सारे बातों को हम लोग है ना परसों अच्छे से जानेंगे हम। ठीक है, तो पूरा आपको अच्छा लगा होगा। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग 4 डे में अच्छा से कंप्लीट करेंगे। 5वां डे क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता का टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारा अच्छा लगा होगा आपको। तो हमसे जुड़ने के लिए, हमसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल भी बजा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बंद कीजिए।